तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग हमारी कहानी को देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जितना लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं हमें उतना ही उत्साह मिलता है और हम आपको आगे कहानी जरूर सुनाते हैं। तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। चलिए, आज के 181वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। काले पीले आकाश बख्शी सांप और शैडो ग्रुप टीम के मेंबर तुरंत पीछे चले गए। पीछे से एक महिला आत्म साधक ने समर की प्रशंसा की और समर ने अपनी अद्भुत श्रवण पावर से उसकी बातें सुन ली थी। तभी काले पिल्ले ने समर को चिढ़ाकर कहा, समर, वहां पीछे एक महिला आत्म साधक है जो तुम्हारी वजह से लार टपका रही है। उसने कहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तुम वापस क्यों नहीं मुड़ते और उसे एक मौका क्यों नहीं देते। उसकी बात को सुनकर समर ने हल्के से सिर पर जोरदार उसके तमाचा मारा। उसका तमाचा लगते ही काले पीले ने आंख भरी कर और कहा, तुमने मुझे क्यों मारा। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। और ये कहते ही काले पीले ने गुस्से में आंखें घुमाई। समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, ये उसके लिए सही नहीं है। हमें पेरिशिंग ट्री और पेरिशिंग संत फल को पकड़ना है। वही पेरिशिंग ट्री बिजली की तरह तेजी से हवा में दौड़ रहा था। तभी काले पिल्ले ने आगे देखकर चिल्लाकर कहा, ये अमर सूत्र है। छोटा काला पेड़ अमर सूत्र की तरफ बढ़ रहा है। उसकी बात सुनकर समर को एहसास हुआ कि यह छोटा पेड़ किस तरफ जा रहा है। वो अमर सूत्र की ओर दौड़ रहा था, मानो दोनों किसी तरह जुड़ गए हों। अमर सूत्र के पास पहुंचते ही समर ने कई लोगों को वहां खड़े देखा। वहां 4 आत्म हेवन एम्पर किंगडम के फाइटर मौजूद थे और जो सभी ऊपर के लेवल के फाइटर थे। तभी सिद्धराज ने संत पेरिशिंग ट्री को अपनी तरफ उड़ता देखा और जोर से हंसकर कहा, ये पेरिशिंग संत फल, ये पेरिशिंग संत फल है। और उसकी आंखों में लालच आ गया। वहीं समर ने इस भीड़ निशा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वहां नहीं थी। तभी काले पिल्ले ने समर को चिढ़ाकर कहा, झूठे, मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। तुम मिशा को ढूंढ रहे हो, क्या वो तुम्हें मिल गई। समर ने उल्टा ही उससे पूछा, छोटे पिल्ले, मिशा कहाँ है, मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा। काले पिल्ले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मिशा कहाँ है, लेकिन तुम्हें पेरिशिंग फल प्राप्त करने के बाद मुझे उस ट्री की जड़ देनी होगी। समर ने तुरंत काले पिल्ले की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पेड़ की जड़ जरूर दूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मिशा कहाँ है। तभी काले पिल्ले ने एक लंबे बालों वाले आदमी की तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम उस आदमी को देख रहे हो, वो मीशा है। उसकी बात सुनते ही समर ने उस आदमी की तरफ देखा। वो आदमी को देखकर समर को लगा कि काला पिल्ला झूठ बोल रहा है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। वहीं उसकी कंफ्यूजन देखकर काले पिल्ले ने तुरंत उससे कहा, तुम बेवकूफ हो, जाहिर है उसने भेष बदल लिया। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना चेहरा बदल लिया है। उसकी बात सुनकर समर को एहसास में भौहें उठाई। वो जानता था कि काले पिल्ले ने मिशा की गंध पहचान ली होगी। तभी फूल परी ने जलन में समर को याद दिलाकर कहा, समर, तुम नरक की दूसरी परत पर पेरिशिंग संत फल के लिए आए हो, मिशा के लिए नहीं। समर जानता था कि साथी मिशा को पसंद नहीं करते। अगर अमर सूत्र और पेरिशिंग फल के लिए आत्म हेवन एम्पर फाइटर के समूह का सामना करने को अब तैयार था। समर ने फल की तरफ बढ़कर काले कपड़े पहने एक स्टूडेंट्स को मार डाला। तभी तलवार एम्पर सेक्ट के सेक्ट मास्टर सिद्धराज की बेटी रितिका ने अपने पिता से समर का बदला लेने के लिए मांग की। उसकी बात सुनते ही सिद्धराज ने तलवार एम्पर सेक्ट के दूसरे एल्डर को समर को मारने का ऑर्डर दे दिया। तभी जानवर एम्पर सेक्ट का दाहिना संरक्षक जो वांग रक्षक का भाई था, ब्लेड एम्पर सेक्ट का दूसरा एल्डर, वो भी समर को मारने के लिए आगे बढ़ गए थे। 3 व्यक्ति समर के सामने पहुंच गए। समर ने उनको धमकी देकर कहा, क्या तुम तीनों मुझे मारना चाहते हो। तभी दूसरे एल्डर ने उपहास करके बाकी के दोनों एल्डरों से कहा, अगर हम तीनों मिलकर अपनी सेना बना ले तो हम उसे चींटी को कुचलने को आसानी से मार सकते हैं। और वो उसके बात से तुरंत सहमत हो गई। तभी समर ने अपनी फायर एम्पर तलवार निकाली और पहली तकनीक का इस्तेमाल करके चिल्लाकर कहा, फायर पर्वत। तभी एक विशाल धधकती तलवार की एनर्जी का पर्वत तीनों एल्डरों की तरफ टूट पड़ा।
तीनों ने तुरंत अपने हथियारों और राक्षसी जानवरों से हमला किया, लेकिन वे सभी जलकर पहाड़ के संपर्क में आते ही नष्ट हो गए। इसके बाद फायर पर्वत ने तीनों एल्डरों पर प्रहार कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए और पीछे हटने पर मजबूर हो गए। समर ने बिजली की स्पीड से तलवार एम्परर सेट के दूसरे एल्डर का सिर काट दिया। दूसरे वार में समर ने ब्लेड एम्परर सेट के दूसरे एल्डर को भी मार डाला। तभी दायां संरक्षक घबरा कर भागने लगा, लेकिन समर ने तेजी से उसका पीछा किया और उसके दिल को भेद कर उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। समर ने एक ही वार में तीनों पावरफुल एल्डरों को मार डाला था। तभी दूर से भेष बदल कर खड़ी मीसा ने मन ही मन में सोचा, क्या समर इंसान भी है या कुछ और? पिछली बार जब मैंने उसे देखा तब वो इतना ताकतवर नहीं था। वो इतना बेहतर इतने समय में कैसे हो सकता है? समर फिर से पेरिशिंग फल की तरफ आगे बढ़ा। इस बार किसी भी अन्य आत्म साधक ने उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। तभी तलवार एम्परर सेट के सेट मास्टर सिद्धराज ने समर को देखा और ठंडे स्वर में कहा, समर, तुमने हमारे एल्डर को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मौत को गले लगाना चाहते हो? ब्लेड एम्परर सेट के मास्टर सुखदेव और जानवर एम्परर सेट के मास्टर अद्विक ने भी समर को धमकी दी, लेकिन आगे से समर ने उन्हें ठंडे भाव से देखा और कहा, पेरिशिंग संत फल मेरा है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मेरा दुश्मन। अगर तुम लोग इससे संतुष्ट नहीं हो तो आकर मुझसे युद्ध भी कर सकते हो। उसकी बात सुनते ही सिद्धराज ने एक लंबी सी नीली तलवार निकाल ली, जिस पर एक समुद्री व्यू रचना की नक्काशी थी। यह तलवार थी समुद्र एम्परर तलवार। सिद्धराज ने तुरंत समुद्र एम्परर तलवार आगे बढ़ा दी और एक जोरदार प्रहार कर दिया। तभी नीली तलवार की एनर्जी एक विशाल महासागर में बदल गई, जिसने समर की तरफ बढ़कर पूरे आकाश को ढक दिया। समर का चेहरा भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि सिद्धराज एक आत्म हेवन एम्परर किंगडम का दूसरे स्टेज का फाइटर है। आगे से समर ने अपनी फायर एम्परर तलवार की फायर पर्वत तकनीक का इस्तेमाल किया। फायर तलवार पर्वत ने 4000 मीटर ऊंचा पर्वत बना दिया, जो धरती लपटों के साथ नीले महासागर से टकरा गया। और इस टक्कर के बाद नर्क की पूरी दूसरी परत में कई बड़े छेद हो गए। तभी सिद्धराज ने समर से पूछा, समर, क्या तुम मेरी समुद्री एम्परर तलवार का मुकाबला कर सकते हो? वहीं सिद्धराज की ताकत देखकर समर को लग रहा था कि आखिरकार उसे अपना ओपोनेंट मिल ही गया है। तभी सिद्धराज ने अहंकार भरे चेहरे से कहा, अब मैं अपनी तलवार की तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, समुद्री लहर तूफान। और यह कहकर उसने तलवार समर की तरफ घुमा दी। तलवार एनर्जी से एक विशाल पानी का पिंड उभरा, जो अंतहीन लहरों के रूप में समर पर टूट पड़ा। समर ने तुरंत अपनी दूसरी तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया, चिल्लाकर कहा, फायर नदी। और यह कहकर उसने अपनी तलवार सिद्धराज की तरफ घुमा दी। आग और पानी की टक्कर में भयंकर चिंगारियां और धुआं निकला। समर और सिद्धराज दोनों एक एक कदम पीछे हट गए, लेकिन कोई भी नहीं जीता। सिद्धराज ने समर की तलवार पर सवाल उठाया, लेकिन समर ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धराज ने कुछ कहा था। तभी समर ने कहा, तुम्हें और कौन सी तलवार तकनीक आती है? सब मुझे दिखा दो। सिद्धराज ने तीसरी तकनीक का इस्तेमाल करके फिर कहा, समुद्री लहर समुद्री सनेकल। नीली तलवार एनर्जी से सागर से एक अविश्वसनीय रूप से विशाल राक्षसी समुद्री सांप निकला, जो पूरी तरह से तलवार की एनर्जी से बना हुआ था। वहीं यह सब देखकर मिशा और रव्या दोनों चिंतित हो गए। तभी मलकीत ने रव्या को बताया कि संत तलवार तकनीक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल होती है और अब समर खतरे में है। तभी समर ने सिद्धराज के वार का जवाब देकर चिल्लाकर कहा, एक तलवार एनर्जी राक्षसी जानवर। समर ने अपनी तलवार निकाली और अपनी चौथी तकनीक हाथी का इस्तेमाल कर दिया। तभी फायर तलवार एनर्जी ने एक एंशिएंट हाथी का रूप धारण कर लिया, जो 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचा था, पूरी तरह से आग से बना हुआ था। फायर हाथी ने अपना विशाल सूंड लहरा दिया, समुद्री सांप की पूंछ पर बहरा कर देने वाला प्रहार कर दिया। टक्कर से समुद्री दुष्ट सांप की पूंछ घायल हो गई, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो गया। समर का फायर हाथी स्पष्ट रूप से सिद्धराज के राक्षसी सांप से अधिक पावरफुल था। तभी समर ने सिद्धराज से कहा, सिद्धराज, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। सच कहूं तो मेरी तलवार और उसकी तकनीकें तुम्हारी तलवारों के जैसी है।
अगर तुम सिर्फ अपनी तलवार की तकनीकों से मुझ पर हमला करोगे तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। उसकी बात सुनते ही सिद्धराज ने महसूस किया कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। उसने तुरंत अपनी सागर एम्परर तलवार को रखने का फैसला कर लिया। सिद्धराज ने समर पर हमला करने के लिए अभी एक स्पिरिचुअल खजाना निकाला, तलवार एनर्जी कलश। ये एक हरा कलश था जिस पर तलवारों का एक जटिल पैटर्न बना हुआ था। कलश से एक हरी एनर्जी की किरण निकली जो बिजली से भी तेज गति से फायर के साथ समर के सामने पहुंच गई। वहीं आगे से समर ने तुरंत अपना गोल्डन कलश निकाला और चिल्लाकर बोला, अंदर की तरफ। अगले ही पल तेज हरी तलवार की एनर्जी पूरी तरह से गोल्डन कलश में समा गई। ये देखकर सिद्धराज घबरा गया। उसने हैरान होकर कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसा कलश है? इसने मेरी एनर्जी को कैसे अवशोषित कर लिया? उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराकर कहा, यह गोल्डन कलश है। ये एक स्पिरिचुअल खजाना जो कभी एंशिएंट काल में गोल्डन संत के पास था, और इसके विरुद्ध तुम्हारी तलवार एनर्जी के हमले बेकार है। हालांकि सिद्धराज ने सुन लिया था, लेकिन फिर भी उसने हरी तलवार एनर्जी की किरणें जारी रखी, लेकिन वे सभी गोल्डन कलश के अंदर चली गई। तभी समर ने ताना मारकर फिर कहा, सिद्धराज, तुम्हारी तलवार एनर्जी बड़ी कमजोर है। तुम वास्तव में कचरे का एक टुकड़ा ही हो बस। सिद्धराज उसकी अपमान भरी बातें सुनकर गुस्से से भर गया। गुस्से में उसने एक बड़ा स्पिरिचुअल कटोरा निकाला। तभी उस विशाल कटोरे की ध्वनि तरंगे समर के मस्तिष्क की तरफ दौड़ गई। समर ने नफरत भरी आंखों से देखा। उसके इस हमले को देखकर शेर की तरह दहाड़ कर कहा, पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़। समर की स्पिरिचुअल एनर्जी दो शेरों में बदल गई, जिसने सिद्धराज की स्पिरिचुअल कटोरे को चिकनाचूर कर दिया। तभी समर आक्रामक रुख अपनाकर सिद्धराज के सामने पहुंचा। उसने अपने आगे आकर सिद्धराज ने चिल्लाकर कहा, लायन एम्परर ब्लड लाइन टोटम। उसने तुरंत अपनी ब्लड लाइन टोटम को भी एक्टिवेट कर दिया। उसके टोटम को देखकर समर ने तुरंत अपनी भक्षक ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट किया, जिससे एक काला भंवर बन गया, जिसने लायन एम्परर ब्लड लाइन टोटम को तुरंत अवशोषित कर लिया और उसे परिष्कृत करके अपनी एनर्जी में बदल लिया। तभी सिद्धराज के मुंह से खून की एक बड़ी धार निकली। उसके सार रक्त को एक गंभीर क्षति पहुंच गई थी। तभी समर ने अपना पंच उठाकर सिद्धराज पर वार मारा, लेकिन तभी उसने अपने पीछे खतरनाक एनर्जी की दो लहरें महसूस की। पीछे से सुखदेव और शिवकांत ने समर को घेर लिया और उस पर हमला करने लगे। समर ने महसूस किया और तुरंत अपनी फायर तलवार निकाल ली, जिससे उसकी तलवार की एनर्जी एक फायर नदी में बदल गई, जिसने दोनों पुरुषों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसी बीच सुखदेव ने एक एम्परर लेवल का अमृत निकाला और सिद्धराज की तरफ फेंका, जिसके तुरंत घाव ठीक हो गए। सिद्धराज, सुखदेव और शिवकांत एंशिएंट एकता में तीन सबसे पावरफुल मास्टरों ने समर को घेर लिया था। तीनों को समर को घेरता देखकर शैडो ग्रुप टीम समर की मदद के लिए आगे आई, लेकिन समर ने उन्हें पीछे हटने के लिए रोक दिया। इसके बाद समर ने अपने बाएं हाथ से स्ट्रैंगल हेल फिस्ट और दाएं हाथ से फायर एम्परर तलवार से उन पर हमला किया। इसके अलावा उसने अपने मुंह से गोल्डन एनर्जी उगलकर तीनों पर वार कर दिया। गोल्डन एनर्जी इतनी तेज थी जिसने शिवकांत के राक्षसी एम्परर बाज के शरीर में खून से सना छेद कर दिया। एंशिएंट आत्म साधना की दुनिया के तीन महान फाइटर से अकेले लड़ते हुए समर भी एक कदम पीछे नहीं हटा था। तभी मिशा ने दूर से समर से टेलीपैथी से बात करके कहा, समर, लड़ना बंद करो और भाग जाओ। ये एक अद्वितीय राक्षसी जानवर आ रहा है। मिशा ने समर को आखिरी बार चेतावनी दी थी और पेरिसिंग संत फल और अमर सूत्र की परवाह किए बिना वहां से निकल गई। समर को मिशा पर विश्वास था। उसने तुरंत काले पिल्ले से टेलीपैथी से बात करके कहा, पिल्ले, एक अद्वितीय क्रूर राक्षसी जानवर आ रहा है। शैडो ग्रुप टीम का नेतृत्व करो और यहां से चले जाओ। काले पिल्ले ने तुरंत शैडो ग्रुप टीम को नई जानकारी दी। वो सब वहां से चले गए। रव्या और नेमरा भी अपने मास्टरों के साथ समर की चेतावनी पर वहां से चले गए थे। वहीं समर ने अपने दाहिने हाथ में फायर एम्परर की तलवार सुखदेव के लंबे ब्लेड से टकराकर कुचल दी और टक्कर के उत्पन्न बल का इस्तेमाल करके पेरिसिंग फल की ओर दौड़ा। समर ने अपने दाहिने हाथ से फल को क्लैंप की तरह पकड़ लिया, लेकिन फल में मौजूद पावरफुल एनर्जी ने उसे लगभग दूर फेंक दिया। पेरिसिंग फल की सतह पर स्वर्गीय मंग ताबीज लिपि बनी थी।
समर ने ताबीज लिपियों के अपने ज्ञान और अपने मॉर्टल बॉडी का उपयोग किया और फल को फिर से छीन लिया। उसने अपने उसे डायमेंशनल अंगूठी में रख लिया। समर बड़ा खुश था। उसने इस फल को पाने के लिए नर्क की तमाम मुश्किलों का सामना किया था। लेकिन तभी सिद्धराज, सुखदेव और शिवकांत सभी ने समर को धमकी दी और कहा, समर, ये फल हमें दे दो, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। उनकी धमकी सुनकर समर ने मुस्कुराकर कहा, ये फल तो मेरा ही है और तुम में अगर सामर्थ्य है तो ले लो। ये कहकर समर पलटा और भाग गया। लेकिन समर 10 मीटर दौड़ने के बाद रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक विशाल मुंह प्रकट हो गया था। ये एक 100 मीटर चौड़ा मुंह था। वो लगभग उसमें घुसा जा रहा था। ये एक विशाल तावटी थी और 1000 मीटर से भी लंबा एक पेटू जानवर, जिसका शरीर नर्क जितना ही काला था। उसने अपना मुंह खोला और ये सोचकर समर दौड़कर अंदर आ रहा है। वहीं सिद्धराज, सुखदेव और शिवकांत ने समर का पीछा करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें उसकी आभा महसूस हो चुकी थी। तभी उस जानवर ने अपना मुंह खोला, गहरी सांस ली, जिससे भागकर आत्मसाधकों को एक काले बॉन्डर के साथ अपने मुंह में ले लिया। उसने उन्हें पीस कर रक्त में पेस्ट बना दिया और उन्हें अपनी एनर्जी में बदल दिया। ये सब देखकर आसपास के सभी आत्मसाधक भयभीत हो गए। तभी सुखदेव ने घबरा कर पूछा, क्या आप जानते हैं कि वो राक्षसी जानवर कौन सा है? सिद्धराज और सुखदेव ने इस सवाल के जवाब के लिए मुड़कर शिवकांत को देखा, जो पीला पड़ गया और कांप रहा था। शिवकांत ने कांप कर उसकी बात का जवाब देकर कहा, इसे ताओटी कहते हैं। यह एंशिएंट काल के 10 बड़े क्रूर जानवरों में से एक है। ये दुनिया की हर चीज निकल सकता है, लेकिन इसका पसंदीदा भोजन मानव ही है। उसकी बात सुनकर सिद्धराज और शिवकांत दोनों ही चौंक गए। समर भी हैरान था। वो जानता था कि ऐसे जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता, और यही उस ताउटी ने समर को और फिर रेबे को देखा। उसने इन दोनों की प्रबल पावर को महसूस किया। वो जानता था कि उन्हें खाकर वो अपनी पावर में सुधार कर सकता है। ताउटी ने अपना मुंह खोला और एक मजबूत श्वास बल बनाया। वो समर को निकलना चाहता था। उसकी इस हरकत को देखकर समर पलटा और उसने भागना चाहा, लेकिन ताउटे का बल इतना अधिक था, समर उसके मुंह की तरफ पीछे उड़ गया। समर ने बचने के लिए फायर एम्पर तलवार गोल्डन कलश से हमला किया। उसने चिल्लाकर कहा, फायर पर्वत। ताउटे ने मुंह खोला और लपटों को पहाड़ को ऐसे खा गया जैसे लॉलीपॉप खा रहा हो। उसने गोल्डन क्लच की एनर्जी को भी निगल लिया था। तभी सिद्धराज और सुखदेव ये देखकर खुश थे कि ताउटे समर को मार देगा। तभी रव्या दौड़कर उसके पास पहुंची। समर ने उसको अपनी तरफ आता देखकर हैरान होकर पूछा, तुम क्या कर रही हो? लेकिन रव्या ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस एक लाल ताबीज निकाला, जो भयंकर ज्वाला में बदल गया। उसने उस ताउटी की तरफ फेंक दिया। ताउटी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस आग को निगल लिया। इसके बाद ताउटी ने अपना मुंह खोला, जो आकाश जितना बड़ा था। एक पावरफुल चूषण बल उत्पन्न किया, जो सीधे रव्या और समर को अपने अंदर निकल गया। समर को ताउटी ने निगल दिया था। ये देखकर शैडो ग्रुप टीम के मेंबर रोने लगे। एलिस, शिवांगी, फूल परी समर को बचाना चाहती थी, लेकिन मोंक और काले पीले ने उन्हें रोक दिया था। काले पीले ने उन्हें समझाया, अरे पागल बनना बंद करो। तुम लोग को किसने कहा कि समर मर चुका है? अगर तुम वहां जाओगे तो तुम लोग उसके लिए मुसीबत ही खड़ी करोगे। चुपचाप यहीं रहो। वहीं समर और रव्या तावटे के अंदर चले जा चुके थे। ये एक अंधेरी जगह थी, जिसके किनारों से बलगम निकल रहा था, जो बहुत संग्राक्षक था। समर ने तुरंत स्वर्गीय अमर मंत्र का जाप किया, जिससे शरीर की सतह पर एक सफेद प्रभामंडल बन गया, जिसने काले बलगम को ब्लॉक कर दिया। समर को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि रव्या ने भी एक लाल रंग का रक्षात्मक प्रकाश प्रभामंडल बना लिया था। समर ने मन ही मन सोचा, ताउटी के बलगम का प्रतिरोध सिर्फ अमर लेवल की तकनीकों से किया जा सकता है। इसका मतलब है कि रव्या ने अमर लेवल की प्रैक्टिस की है, लेकिन उसे मिला कहाँ, कैसे मिला? समर भी उलझन में पड़ गया था। तभी रव्या ने समर को इशारा करके कहा, चलो चले, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, हमें जाना होगा। तभी समर ने उलझन में पूछा, क्या तुम इंस्पेक्टर जिया को जानती हो? उसकी बात सुनकर रव्या एक पल के लिए रुक गई, लेकिन अगले ही पल वो आगे बढ़ने लगी। उसने समर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिस वजह से समर को लगा कि उसका इंस्पेक्टर जिया से क्रूर कोई रिश्ता है। समर और तब रव्या ताउटी के अंदर चलते रहे।
समर ने रव्या से पूछा कि उन्होंने इस दिशा में क्यों बढ़ने को कहा। रव्या ने कहा, ताओटी एंशिएंट काल के 10 क्रूर जानवरों में से है। इसके शरीर के अंदर का हिस्सा एक भक्षण डायमेंशनल है। दूसरे शब्दों में एक भंवर है, लगभग एक ब्लैक होल जैसा। समर ये जानकर हैरान रह गया। तभी रव्या ने कहा कि एंशिएंट पुस्तक के अनुसार यहां से निकलने का एकमात्र रास्ता आगे बढ़ना है। ताओटी के अंदर उनका शरीर का सत्व तेजी से खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऊपर से गिर रहे काले बलगम से बचने के लिए लगातार प्रभामंडल बनाए रखना पड़ सकता था। तभी समर ने अपनी डायमेंशनल अंगूठी से जीवन सार अमृत की 2 बोतलें निकाली। उसने एक बोतल रव्या को दी और वो उसे बचाने के लिए अंदर आई थी, इसलिए समर ने रव्या को अमृत की बोतल देकर कहा, रव्या, समय बर्बाद मत करो, इंपोर्टेंट सार अमृत खाओ, ये चलने के लिए बड़ा जरूरी है। रव्या ने तुरंत अमृत लिया। दोनों ने अमृत पुरस्कृत किया और चलते रहे। अमृत भी समाप्त हो गया, लेकिन वो भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पाए थे। चलते चलते समर ने हताश होकर कहा, अगर हम अभी भी बाहर नहीं निकल पाए तो हम मर जाएंगे। तभी समर के मन में अचानक फायर ड्रैगन की आवाज गूंजी। फायर ड्रैगन ने कहा, जूनियर, ताओटे के अंदर एक स्थानिक ब्लैक होल है। ये मोड़दार सड़कें वास्तव में एक डायमेंशनल व्यू रचना है। डायमेंशनल व्यू रचना को हल करने के बाद तुम लोग बाहर निकल सकते हो। फायर ड्रैगन आत्मा ने समर को व्यू रचना के बारे में जानकारी सिखा दी। समर ने सब जानकारी आसानी से समझ ली। इसके बाद समर ने रव्या से कहा, रव्या, मुझे पता है कि यहां से निकलने का रास्ता कहाँ है, मेरे पीछे पीछे आओ। तभी समर आगे चल पड़ा। अपने डायमेंशनल व्यू रचना का ज्ञान का इस्तेमाल करके विशेष दिशाओं और स्थानों पर कदम रखा, पॉइंट से लाइंस बनाई। रव्या अजीब तरीके से हैरान थी, लेकिन उस पर भरोसा करके मेंढक की तरह उसको फॉलो करती रही। थोड़ी देर बाद समर अंततः रव्या को एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां एक छोटा सा काला दरवाजा था, जिसके पीछे प्रकाश की किरण निकल रही थी। समर ने उसको देखकर खुश होकर कहा, हम ताओटे के कान के पास हैं, यहाँ बाहर निकलने का द्वार है। तभी ताओटे आत्म साधकों को खा रहा था। उसने मुंह खोला और सैकड़ों लोगों को अंदर खींच लिया। वहीं सिद्धराज, सुखदेव और शिवकांत भी भयभीत होकर वहीं खड़े थे। तभी ताऊटी ने मलकीत को निशाना बनाया, क्योंकि उसके शरीर में बड़ी एनर्जी थी। मलकीत भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ताऊटी ने अपना मुंह खोला और सांस लेना शुरू कर दिया। हालांकि मलकीत एक औरत थी, लेकिन उसका नाम मर्दों जैसा था। इस इंपोर्टेंट पल में ताऊटे के कानों से लगभग 2 लोग उड़कर बाहर आए और एक समर और रव्या थे। समर और रव्या को देखकर सभी अचंभित रह गए। उनकी सारी चिंताएं गायब हो गई। मलकीत, जो अब बच गई थी, तेजी से वहां से चली गई। वहीं ताऊटे ने समर और रव्या को देखकर उलझन में एक दयनीय चीख निकाली। उसी समय समर ने रव्या से कहा, चलो जल्दी करो, इस जगह से भाग जाओ। वो एक दूसरे से अलग होकर विपरीत दिशाओं में भागने लगे। तभी ताऊटी गुस्से में था, झिझक रहा था कि किसे मारे। उसने रव्या को देखा और उसका पीछा करने का निर्णय लिया। तभी समर ने भागना बंद कर दिया। एक खंजर निकालकर ताऊटे की दिशा में घुमाया और उसका शरीर काट दिया, जिसे ताऊटी गुस्सा हो गया। समर की तरफ सिर घुमा लिया। तभी समर ने ताऊटी को कोसकर कहा, बड़े मूर्ख, ये मैं हूं जिसने तुम्हारे कान के पर्दे फाड़े। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ, तुम कचरे के ढेर हो। उसके पास उनका ताऊटी ने रव्या के बजाय समर का पीछा करना शुरू कर दिया। उसको अपनी तरफ आता देखकर समर ने तुरंत डायमेंशनल ज्ञान का इस्तेमाल किया और अंतरिक्ष में जाने और अंतरिक्ष से बाहर आने के बीच बारी बारी से अपनी गति बिजली की तरह तेज कर दी। ताऊटी ने अपना ध्यान समर पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि समर के शरीर से एंशिएंट वुल्फ गॉड ब्लड लाइन और ड्रैगन ब्लड की गंध आ रही थी, जो खूंखार जानवर के पावरों को खाने में सक्षम थी। समर जानता था कि वो भाग नहीं सकता। उसने मन में फायर ड्रैगन की आत्मा से पूछा। तभी फायर ड्रैगन ने समर को एक दूसरे एंशिएंट क्रूर जानवर की तरफ भागने की सलाह दी, ताकि वह आपस में लड़े। इसके बाद फायर ड्रैगन की आत्मा समर के मन में उड़कर एक एंशिएंट ईश्वरीय ड्रैगन में बदल गई। उसने पृथ्वी, स्वर्ग, ज्वाला का एक गोला बनाया और ताऊटी पर दे मारा, जिससे वो झुलस गया और दर्द से रो पड़ा। फायर ड्रैगन ने चिल्लाकर समर से कहा, समर, नॉर्थ की तरफ भागो, वहां एक और राक्षसी जानवर है, वो ताऊटी से लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता है। उसकी बात सुनते ही समर नॉर्थ की तरफ भागा, जहां ठंड बढ़ती जा रही थी। ताऊटी ने क्रोध से होकर समर का पीछा करना शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि फायर ड्रैगन सिर्फ एक आत्मा का अंश था। भागते भागते समर ने क्षितिज पर एक आकृति देखी, एक इमारत जितनी बड़ी, गाय जैसा आकार,
टाइगर जैसी दिखने वाली लेकिन जंगली चूहे जैसी खाल वाला जानवर जिसके पंख थे वो था क्योंग की। तभी फायर ड्रैगन की आत्मा ने पुष्टि करके कहा, हाँ हाँ, यही क्योंग की है। ये 10 एंशियंट क्रूर जानवरों में से एक है और मनुष्यों को खाने वाला जानवर। इसने एंशियंट काल में संतों को भी खाया था। उसी समय क्योंगी ने समर को देखा और उत्साह से कहा, मानो मैं तुम्हारे शरीर से निकलने वाले स्वादिष्ट रक्त का स्वाद लगभग महसूस कर सकता हूँ। क्या तुम मेरा भोजन बनने आए हो? लेकिन आगे से समर ने अपनी तर्जनी उंगली से क्योंगी की तरफ इशारा किया और घमंड से कहा, तुम बेवकूफ हो। तुम मुझे खाना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस ताउटी है। मेरे बॉस ने कहा है कि वो तुम्हें मार डालेगा और तुम्हारा बारबेक्यू बनाएगा। समर ने फिर ताउटी की तरफ इशारा कर दिया जो उसका पीछा कर रहा था, जिसने क्योंगी से कहा, वो मेरा बॉस है। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो पहले मेरे बॉस को मार डालो, फिर जो करना वो करना। वहीं ताउटी अभी भी समर का पीछा कर रहा था। तभी उसे किंगोकी ने रोक लिया। किंगोकी ने ठंडे स्वर में कहा, आज तुम बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा बारबेक्यू बनाऊंगा। ये कहते ही क्योंगी ने अपने पंख खोले और ताउटी पर एक काली किरण फेंकी। तभी ताउटी ने अपने विशाल पंजों को घुमाकर एक काला सुरक्षा व्यू रचना बना लिया। दोनों टकरा गए, जिससे नर्क की दूसरी मंजिल का आसमान फट गया। उनकी एनर्जी से वातावरण में फैल चुकी थी। समर तो 2000 मीटर दूर भाग गया था, फिर भी एनर्जी की इस धारा में प्रभावित हो गया। उसने धीरे से कहा, ओह, ये एंशियंट राक्षसी जानवर तो बड़े पावरफुल हैं। मैं बड़ा दूर हूं फिर भी मैं घायल हो गया। समर ने तुरंत अपनी चोट को ठीक करने के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित किया और उसने पेरिसिंग संत फल को देखकर खुश होकर कहा, पायल मेरी बेटी, मेरा इंतजार करो। मुझे पहले से ही फल मिल गया है। मैं तुम्हें बचाने के लिए इंदौर आ रहा हूं। समर तेजी से नर्क के दूसरे लेवल से भागा। उसने शैडो ग्रुप टीम की आभा की तलाश में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ईस्ट डायरेक्शन में भेजा। समर ईस्ट की तरफ उड़ चला। वहीं शैडो ग्रुप टीम खतरे में थी। उन्हें काली नर्क चींटियों ने घेर लिया था। तभी फूल परी ने काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, ये चींटियां कौन सी हैं? वे इतनी मजबूत कैसे हैं? काले पिल्ले ने कहा, ये काली नर्क चींटियां हैं। ये फुटबॉल के आकार की थी। उनका लीडर बाथरूम के सिंक के बराबर था। काले पिल्ले और आकाश पक्षी सांप दोनों आत्म हेवन एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज के फाइटर थे, लेकिन चींटियां उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी आकाश पक्षी सांप ने कहा, मुझे नहीं पता था कि बिल चींटियां इतनी पावरफुल होंगी। सिर्फ बिजली और ज्वाला की पावर से हम इन्हें मार सकते हैं। काले पिल्ले ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मुझे लगा था कि तुम आकाश और धरती को निगल सकते हो। आकाश बख्शी सांप ने सिर हिलाकर कहा, मैं उनमें से कुछ को आसानी से निकल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उनको निकल लूं तो उनकी सारी एनर्जी को शुद्ध करने का तरीका नहीं। अंत में मैं ज्यादा खाने से मर जाऊंगा। काले पिल्ले ने समझा कि हजारों की संख्या में चींटियों का सामना करना खतरनाक होगा। काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप आसानी से चींटियों से निकल सकते थे, लेकिन फूल परी और पूरी टीम के लिए नहीं। अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए वो वहीं रुक गए। तब एक छोटे बालों वाला आत्म साधक जो आत्म एम्परर किंगडम के 9वें स्टेज का फाइटर था वो आगे आया। उसी पल एक काली नर्क चींटी ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपनी तलवार घुमाई और चींटी को 2 टुकड़ों में काट डाला। उस मरी हुई चींटियों ने तुरंत चींटियों को निगल लिया। वहीं उस आत्म साधक ने कॉन्फिडेंस से सैकड़ों चींटियों से घेरने के बावजूद लड़ना जारी रखा। जब उसने 100वीं काली नर्क चींटी को मार डाला तो उसकी पावर कम हो गई। 2 चींटियों ने उसके पैर काट लिए, मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। जब वो पीछे खड़ी चींटियों को संभालने के लिए मुड़ा तो आगे खड़ी चींटियों ने उस पर झपट्टा मारा। उन्होंने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। कुछ ही पलों में एक जबरदस्त आत्म साधक सफेद हड्डियों का ढेर बन गया। ये देखकर फूल परी, शिवांगी और सभी टीम के लोग घबराने लगे। तभी फूल परी ने काले पिल्ले से पूछा, अब हम क्या करें पिल्ले? काले पिल्ले ने झुंझलाहट में कहा, मुझे तंग करना बंद करो। अगर तुम लोगों की रक्षा ना होती तो आकाश बख्शी सांप और मैं पहले यहां से चले गए होते। उसने इतना ही कहा था, तब एक शांत आवाज आई, पिल्ले, क्या तुम पिटना चाहते हो? फूल परी के साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे यह आवाज जानी पहचानी लगी और फूल परी का चेहरा खिल उठा। समर बड़ी तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा था। फूल परी ने खुश होकर समर से पूछा, समर, ये सचमुच तुम हो? क्या तुम ठीक हो? समर ने हंसकर कहा, थाउटे मुझे नहीं मार सकता था। मैं अजय हूं। फूल परी,
तुम कुछ ही दिनों में और भी सुंदर हो गई हो। समर के इस मजाक ने फूल परी के चेहरे पर लाली ला दी। तभी काले पिल्ले ने समर को खुश करने की कोशिश करके कहा, देखो मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड और दोस्तों की कितनी अच्छी तरह से रक्षा की। लेकिन तभी से आकाश बख्शी सांप ने चिढ़ाकर कहा, पिल्ले, तुम अभी कुछ देर पहले समर की गर्लफ्रेंड को डांट रहे थे, हमने सुना है। उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने गुस्से में आकाश बख्शी सांप पर वार कर दिया। दोनों लड़ने लगे। तभी समर ने धमकी देकर कहा, रुको तुम दोनों, अगर तुमने फिर से लड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम दोनों को अलग अलग बुरी तरह पीटूंगा। उसकी धमकी सुनकर दोनों रुक गए। उसी समय काली नरक चींटियों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगा। कुछ हजार आत्मसाधक जो वहां खड़े थे डरकर समर की पीठ के पीछे छिप गए। वो जानते थे कि ताउटे भी समर को नहीं मार सकता था, इसलिए वो उनका एकमात्र आश्रय था। वहीं उनको समर के पीछे दादा देखकर काला पिल्ला चिढ़ गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, हमसे दूर रहो, हम तुम लोगों को क्यों बचाना चाहेंगे। तभी एक छोटे बालों वाली महिला आत्मसाधक आगे बढ़ी। उसने समर से पूछा, समर, क्या मैं तुम्हें याद हूं? हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? समर को याद आ गया कि यह महिला लिली थी। लिली, जिसने उसे पहले बचाया था, जो उसकी प्रशंसक थी। तभी काले पिल्ले ने याद दिलाकर कहा, ओ ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनकी हमने पहले की रक्षा करनी है, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन समर ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उस छोटे बालों वाली आत्मसाधक से कहा, चिंता मत करो लिली, मैं तुम सबको बचा लूंगा। समर जानता था कि ये सभी आत्मसाधक पृथ्वी के अंतिम आत्मसाधक थे और वो इतिहास को दोहराने नहीं दे सकता था। समर की बात सुनते ही लिली का सुंदर चेहरा उत्साह से लाल हो गया। अन्य आत्मसाधक भी समर को सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। इस समय काली नरक चींटियों का एक भयावह ज्वार उनके सामने था। ये कम से कम 10,000 चींटियां थी। समर जानता था कि अब उसके पास बर्बाद करने का समय नहीं। उसे जल्द से जल्द चींटियों का सफाया करना होगा, क्योंकि ताउटी और क्योंकि अभी भी लड़ रहे थे। अगर उनमें से कोई बच गया तो वो उसके पीछे आ गया। समर ने चिल्लाकर कहा, पिल्ले, आकाश बख्शी साहब, पीछे मत हटो और अब पूरी ताकत से उनसे लड़ो। ये कहकर समर ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाकर बोला, फायर पर्वत। समर ने पहले तकनीक का इस्तेमाल किया और अपना एलिमेंट तलवार में डाल दिया। एक विशाल पर्वत बना दिया। फायर पर्वत काली नर्क चींटियों की तरफ टूट पड़ा। चींटियां बिखरने लगी, लेकिन फायर पर्वत उन पर गिर पड़ा। लपटों का तापमान लावा जितना अधिक था। पहले तलवार के वार से ही समर ने 300 से ज्यादा काली नर्क चींटियों को मार गिराया और उसके साथ ही सभी में कॉन्फिडेंस भी आ गया। समर आगे बढ़ता रहा। जब तक वो काली नर्क चींटियों के सामने नहीं पहुंच गया, समर ने फिर से चिल्लाकर कहा, फायर नदी, और अपनी दूसरी तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। तभी एक गर्म से धधकती हुई नदी बन गई। नदी में गर्म लावा गड़गड़ा रहा था। जमीन पर पड़ी उन काली नर्क चींटियों की आंखों में भय भर गया। काली नर्क चींटियां आग और बिजली से बड़ी डरती ही। समर द्वारा छोड़ी गई लपटों का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता था। समर ने जो फायर नदी तैनात की थी वो 4,000 मीटर लंबी थी। लपटे सीधी काली चींटियों पर बरसने लगी। चींटियों के शरीर जले हुए चटकने की आवाजें निकाल रहे थे। अंत में बस राख का टुकड़ा बचा था। इस बार समर ने 1,000 चींटियां मारी। वहीं समर के बगल में खड़े होकर काले पिल्ले ने अपना दाहिना पंजा आगे बढ़ाया और एक बड़े कुत्ते का पंजा बन गया। आकाश बख्शी सांप ने भी अपनी पूंछ हिला दी और एक विशाल उभार बना दिया। उसने 100 से ज्यादा नर्क चींटियों को कीमा बना दिया। तभी पीछे खड़े आत्मसाधक बड़े सदमे में देख रहे थे। उन्होंने हैरान होकर कहा, ओह, ये चींटी नाशक तिगड़ी अविश्वसनीय है। इधर काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप ने शर्त लगाना शुरू किया कि सबसे अधिक काली नर्क चींटियों को कौन मारेगा। वो पूरी ताकत से उन पर हमला करने लगे। कुछ ही पलों में 10,000 काली नर्क चींटियों से आधे से अधिक मारी जा चुकी थी। अब सिर्फ 3,000 बची थी। इस समय काली नर्क चींटी सेना के पीछे एक काली और लाल नर्क चींटी प्रकट हो गई। ये उनसे 3 गुना बड़ी थी और इंसान की तरह 2 पैरों पर चल रही थी। ये चींटियों का एम्परर था, काले लाल नर्क चींटी। एम्परर ने काले पिल्ले को धमकी देकर कहा, तुम कुत्ते कमीने, मेरे सबॉर्डिनेट्स को मारने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन आगे से काले पिल्ले ने तिरस्कार से कहा,
अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो तो तुम भ्रम में हो। और कोशिश करो, मैं तुम्हें एक तमाचे में कुचल दूंगा। आकाश बख्शी सांप ने काले पिल्ले को चेतावनी देकर कहा, पिल्ले, इस लाल चींटी को कम मत समझो। ये एम्परर है, इसकी पावर कम से कम आत्महन एम्परर किंगडम लेवल के बराबर है। तभी काले पिल्ले ने देखा उस पर हमला करने वाला था वो, तो उसने तुरंत उसे रोक कर कहा, रुको समर, मुझे इस चींटी से निपटने दो। मैं उसे 3 बार में मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर समर ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? मैं बता सकता हूं कि ये आत्महवन एम्परर किंगडम लेवल में पहुंच गया है। क्या तुम 3 हमलों में एम्परर को खत्म कर पाओगे? काला पिल्ला विचार करने लगा। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं चींटी एम्परर को 3 हमलों में हरा दूंगा। वहीं चींटी एम्परर ने जब उसकी बातचीत सुनी तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम कुत्ते कमीने, तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की तुम मुझे हरा दोगे? ये कहकर एक चींटी एम्परर ने तुरंत विशाल हिमखंड उठाया और बलपूर्वक काले पिल्ले की तरफ फेंक दिया। काले पिल्ले ने हमले को देखकर हैरान होकर कहा, इसका शरीर इतना छोटा फिर भी कई लाख पाउंड का वजन उठा सकता है ये कहकर उसने अपना पंजा बढ़ाया और एक स्वर्गीय विशाल का पंजे में बदल दिया और वो पत्थर अनगिनत टुकड़ों में बट गया था। सबको हैरानी हुई और जब पता चला कि विशाल पत्थर के अंदर एक जहरीली कील छिपी हुई थी। कील काले पिल्ले के पंजे में चुभ गई और खून बहने लगा। काला पिल्ला दर्द से करहा उठा। उसने चींटी एम्परर से ऐसे छुपे हुए हमले की उम्मीद नहीं की थी। तभी आकाश बख्शी सांप ने जोर से हंसकर कहा, पिल्ले, मैंने तुम्हें सावधान रहने के लिए वार्निंग दी थी, है ना? फिर भी तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? उसकी बात सुनकर काले पिल्ले को गुस्सा आ गया। उसने झुंझलाकर कहा, धिक्कार है तुम कमीने पर। मैंने तो तुझे इतना नीच नहीं समझा था। तुम कितने दयनीय हो। तुम ये सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो। आगे से चींटी एम्परर ने तिरस्कार पूर्वक कहा, कमीने कुत्ते, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे 3 बार में हरा दोगे? अब मेरे एक बार से ही तुम घायल हो गए। उसकी ये बात सुनकर काले पिल्ले ने अपने दांत भींच कर कहा, अरे लाल कमीने, तुमने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया। आज मेरी क्रूरता देखकर तेरी रूह कांप जाएगी। ये कहकर काले पिल्ले ने आंख बर्फ की तरह ठंडी कर ली। काले पिल्ले ने अपना मुंह खोला और काली रोशनी की एक चमक बिखेर दी। ये काली रोशनी बड़ी पावरफुल थी। तभी चींटी एम्परर ने अपने शरीर में नारकीय लाइफ एलिमेंट को बुलाना शुरू किया, जिसने एक रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना में बदल दिया, जो काली रोशनी को रोकने में मदद कर रहा था। लेकिन काली रोशनी सीधे रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना से टकरा गई और उसमें छेद कर दिया। काली रोशनी ने चींटी एम्परर को हथेली को भेद दिया और उसका छोटा छेद बना दिया, जिससे काला खून बहने लगा। काली रोशनी में भक्षण करने की पावर थी। वो चींटी एम्परर के शरीर के अंदर के लाइफ एलिमेंट को निगल रही थी। चींटी एम्परर का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपने शरीर से काली रोशनी को नहीं निकाल सकता था। काली रोशनी मानो उसके मेडियंस में कसकर चिपक गई थी। चींटी एम्परर के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। तभी काले पिल्ले ने घमंड दिखाकर चींटी एम्परर की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारे दादाजी कुत्ते ने अभी तक अपनी ताकत नहीं दिखाई है और तुम पहले से ही एक कमजोर बिल्ली की तरह देख रहे हो। उसकी बात सुनकर चींटी एम्परर ने गुस्से में अपने पैरों को जमीन पर जोर से मारा। एक और पत्थर काले पिल्ले पर फेंका। तभी काले पिल्ले ने अपने दोनों पंजे जमीन पर रखे। चींटी एम्परर के पैरों पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। वो चींटी एम्परर असंतोष था और वो पावर के देवता का वंशज था। काला पिल्ला स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अस्तित्व में आने वाला पहला कुत्ता था। दोनों के पावर्स अदला बदली के करीब थी। तभी समर ने 2 अद्वितीय जानवरों की तावटी और किंगों की एनर्जी का महसूस कर लिया। उसने काले पिल्ले से कहा, तुमने पहले 3 हमले किए, क्या तुम 10 हमलों में चींटी एम्परर को हरा पाओगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं उसको हराने जा रहा हूं। तभी काले पिल्ले ने कहा, चिंता मत करो, 10 वार में मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। मैं अभी अपने पिछले जन्म की स्मृति जगा रहा हूं। ये कहकर काले पिल्ले ने समय की नदी के सामने एक मंत्र पढ़ा और कहा, साल, समय की ताकत, तुम्हारे जीवन का अभाव। इसी समय नदी में एक काला भंवर प्रकट हुआ और तुरंत चींटी एम्परर के सिर पर जा लगा। चींटी एम्परर चिल्लाया, उसका शरीर गति में बूढ़ा होने लगा। उसकी त्वचा लाल से सफेद हो गई, अंततः टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई। चींटी एम्परर ने भयभीत भाव से देखकर कहा, जीवन वंचना तकनीक, तुम एंशिएंट संतों की जीवन वंचना तकनीक का उपयोग करना जानते हो, फिर भी दुनिया से गायब है। काली नर्क चींटियों ने जैसे ही चींटी एम्परर को मर के देखा,
तो चित्तर बीतर हो गई और भाग गई। अब वहां मौजूद सभी आत्मसाधक समर की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने समर की तारीफ करके कहा, ओह समर बड़े पावरफुल हैं। उसने खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके कुत्ते ने ही चीटी एम्परर को मार डाला। वहीं काला पीला चीटी एम्परर की तरफ चला गया। अपने पंजे बढ़ाकर सीधे चोटी उसके पेट को चीर दिया। अंदर से उसने एक लाल राक्षसी गोली निकाली। काले पीले ने राक्षसी गोली खाई और संत लेवल की तकनीक का इस्तेमाल किया, प्रकाशित कर लिया। वो उसकी हड्डियों में समाहित होने के बाद एक प्रकाश का गोल्डन बन गया। ये गोल्डन स्पिरिचुअल नाभिक आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल की सफलता का संकेत था। काले पीले ने एक पावरफुल एनर्जी प्रकट की और आकाश में उसकी रोशनी बन गई। उसकी ये पावर देखकर समर ने मुस्कुरा कर कहा, छोटे पिल्ले, आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल में पहुंचने पर तुम्हें बधाई हो। उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने अहंकार से कहा, अरे अब मेरी ताकत तुमसे भी अधिक है। तभी समर ने अपनी उंगलियों पर 3 सुनहरी लपटे प्रकाट करके कहा, काले पिल्ले, अब जब मैंने फायर एम्परर सूत्र सीख लिया तो मैं 3 बार ज्वाला छोड़ सकता हूँ। क्या तुम मुझसे भिड़ने की कोशिश करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर काले पिल्ले का चेहरा बदल गया, क्योंकि समर की गोल्डन ज्वाला का तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उसने कहा, समर, अब हम अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हें चुनौती क्यों दूंगा? आगे से समर ने हाथ हिलाकर कहा, बकवास बंद करो, जल्दी करो और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। उसकी बात सुनते ही काला पीला तुरंत काम पर लग गया। इसके बाद काला पीला समर और आत्मभक्त साहब शैडो ग्रुप टीम उनके पीछे लगभग 1000 आत्मसाधक नरक के दूसरे रास्ते से बाहर निकलने के लिए भागे। 1 घंटे बाद काला पीला आखिरकार समर और भीड़ को नरक की दूसरी परत के विकास द्वार तक ले गया। तब इस समर के पीछे से ताओटी और किंगों की 2 दहाड़ने वाली आवाज आई। समर ने काले पीले और शैडो ग्रुप टीम से कहा, तुम तुरंत गलियारे में चले जाओ और यहां से निकल जाओ। उसकी बात सुनकर फूलपरी ने बोहें चढ़ाकर कहा, समर, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? समर ने अपना सिर हिलाकर कहा, अगर मैं पहले चला गया तो पीछे के आत्मसाधक निश्चित रूप से मारे जाएंगे। मैं बस यहां से भागकर उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। यह बताने के बाद समर ने काले पिल्ले को ऑर्डर देकर कहा, छोटे पिल्ले, मैं सबको तुम्हें सौंप रहा हूं। इन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। उन्हें लेकर यहां से निकल जाओ। काला पिल्ला भी तुरंत वहां से उनको लेकर निकल गया। तभी लिली भीड़ में से आगे आई। उसने रोककर समर को अचानक किस कर लिया, डायमेंशनल चैनल में प्रवेश कर गई। उसके पीछे बाकी आत्मसाधक भी जाने लगे। जब लगभग 400 आत्मसाधक बचे थे, तभी ताओटी और किंगोकी वहां पहुंच गए थे। उन दोनों को देखकर वो आत्मसाधक अपनी जगह पर जम गए। उन दोनों को आता देखकर समर ने बाकी बचे आत्मसाधकों की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? डायमेंशनल चैनल में प्रवेश करो। मैं तुम्हारे लिए इन दोनों राक्षसी जानवरों को रोक दूंगा। यह कहकर समर ने फायर नदी का इस्तेमाल किया, जिससे आग की नदी से गर्म से ताओटी का खून चूसने वाली फोर्स तक रुक गई। इस बीच 300 से अधिक आत्मसाधक सफलतापूर्वक डायमेंशनल सुरंग में प्रवेश कर गए। तभी इसी समय किंगोकी ने समर से कहा, मानव, जब तुमने कहा कि ताओटी मुझे मारना चाहता है, तुम झूठ बोल रहे थे, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। यह कहकर क्योंगी ने अपने पंख फैलाए और एक काले रंग का प्रकाश व्यू रचना बना दिया और दूसरी परत की सुरंग को ब्लॉक कर दिया। तभी समर ने अपनी तलवार मोर्टल बॉडी कॉन्कर फिंगर का इस्तेमाल किया, लेकिन नाकाबंदी नहीं तोड़ी। इसलिए क्योंगी हंसकर बोला, आज मैं पहले तुम्हारे हाथ और फिर पैर काटूंगा। यह कहकर उसने एक प्लेट बनाया और समर की तरफ पड़ा। आगे से समर ने तीसरी फायर एम्परर तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया और चिल्लाकर बोला, फायर हाथी। और उसका फायर हाथी काली हवा की धार पर टूट पड़ा। दोनों की टक्कर से जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के साथ समर 1 दर्जन से ज्यादा कदम पीछे हट गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। ताओटी ने पीछे से अपनी विशाल पूंछ से समर पर वार किया। समर का हेवन एम्परर लेवल कवच चकनाचूर हो गया। उसकी त्वचा पर गहरा घाव भी हुआ। समर जानता था कि उसे यहां से जल्द भागना होगा, इसलिए उसने जल्दी से टेलीपैथी से फायर ड्रैगन की आत्मा से पूछा कि नाकाबंदी कैसे तोड़ी जाए। फायर ड्रैगन ने समर को याद दिलाकर कहा, तुम्हारे पास आक्रमण के और कौन से तरीके हैं? समर ने अपने माथे पर थपकी मारी और कहा, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास तो गोल्डन ज्वाला भी है। याद आते ही समर ने राहत में सिर हिला दिया और गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल 3 बार छोड़ सकता था वो। समर हवा में उछला, सुरक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना की तरफ दौड़ा। उसको अपनी तरफ आधा देखकर दोनों के दोनों हंस रहे थे।
ये सोच कर कि उनका नया प्रयास कामयाब नहीं होगा। दोनों ने देखकर समर ने तभी धीरे से कहा, तुम दोनों बेवकूफ हो। कौन कहता कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। उसने अपनी तर्जनी उंगली से गोल्डन ज्वाला छोड़ी। गोल्डन ज्वाला बिजली की तरह चमक उठी, काली प्रकाश की रचना पर जा लगी। एक बड़े धमाके के साथ काली वो रचना टूट गई और जलकर नष्ट हो गई। ये देखकर क्योंकि दंग रह गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या हुआ? मेरी इंपोर्टेंट सार प्रकाश की रचना कैसे टूट सकती है? और इधर प्रकाश की रचना के टूटते ही समर हवा में उछला और डायमेंशनल सुरंग की तरफ दौड़ पड़ा। तभी क्योंकि ने अपनी विशाल हथेली से समर पर वार किया। समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिगल फिंगर से फिर एक और ज्वाला छोड़ दी। 7000 डिग्री की गर्मी वाली गोल्डन ज्वाला उसकी हथेली में एक बड़ा छेद कर गई। उसी पल क्योंकि ने ताओटी की मदद मांगकर कहा, ताओटी, तुम वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? कुछ कर क्यों नहीं रहे? जल्दी करो, इसे रोको। और उसकी बात सुनकर ही ताओटी ने अपनी पूंछ से समर पर झपट मारा। आगे से समर ने अपने अंगूठे से तीसरी और अंतिम ज्वाला छोड़ दी। ये तुरंत ताओटी की पूंछ पर जा लगी। उसकी पूंछ के सारे बाल और त्वचा जल गई। ताओटी ने अपना मुंह खोला और एक तीखी चीख मारी। वहीं समर के मन में उसने सोचा, नहीं नहीं, मैंने तीनों को इस्तेमाल कर लिया, मुझे अब जल्दी से निकलना होगा। और ये सोचकर वो ज्वाला में कूद पड़ा। सुरंग के अंदर समर डर गया था और जब उसने उन दोनों को देखा कि वो उसके पीछे ही आ रहे हैं, तभी सुरंग में दो सफेद प्रकाश स्तंभ ताओटी और क्योंगो के पैर जा गिरे। उन्हें सुरंग से बाहर उड़ा दिया। ताओटी ने चिल्लाकर कहा, सीलिंग स्टाम्प्स में हमें हजारों वर्षों से नर्क की दूसरी परत में दबा रखा है। हमें अब भी नर्क के बाहर निकलने की अनुमति नहीं। इसके बाद दोनों क्रूर जानवरों ने अपनी सेनाओं को एकजुट किया और सुरंग की तरफ हमला कर दिया। तभी सुरंग में एक सफेद ताड़ का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर टेडपोल के आकार की स्वर्गीय मूंग की रूनें लिखा थी। इस पाम ऑफ स्काई एम्पर ने ताओटी और किंगुकी द्वारा समय मुक्ति की नदी को तोड़ दिया। दोनों क्रूर जानवर कई 100 किलोमीटर दूर उड़ गई। पूरी तरह से घायल ताओटी क्योंगकी ने भागने का फैसला किया और कहा, आकाश एम्पर, उसे आकाश एम्पर की दूसरी परत की सुरंग में स्थापित करना चाहिए था। तभी समर को पता चला कि वो दोनों ने उनके साथ फाइट करते समय अपनी पूरी पावर का प्रयोग नहीं किया था। वो ये सोच रहे थे कि फायर ड्रैगन की आत्मा ने समर को वार्निंग देकर कहा, समर तुरंत यहां से निकल जाओ, दूसरी परत की सुरंग जल्दी ढहने वाली है। उसकी बात सुनते ही समर तेजी से भागा और उसके पीछे की सुरंग के मलबे में तब्दील हो गई। वहीं कंचनजंगा पर्वत निश्चित एरिया के ऊपर काला पिल्ला, आकाश बख्शी, सांप, फूल परी, शैडो ग्रुप के पूरे मेंबर सतह पर लौट आए थे। फूल परी ने चिंता में काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, क्या लगता है समर कब बाहर आएगा? काले पिल्ले ने जवाब देकर कहा, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमें चले जाना चाहिए। यह जगह नर्क का प्रवेश द्वार है, बड़ा खतरनाक है। लेकिन शैडो ग्रुप टीम ने उसका इंतजार करने पर जोर दिया। तभी पास से पुकारने की आवाज आई। एक काली धुंध उनकी तरफ तैर रही थी, जिसमें हल्की काली रोशनी चमक रही थी। तभी आकाश बख्शी सांप ने सभी को वार्निंग देकर कहा, पिल्ले, ये काली धुंध नर्क की गहराइयों से आती काली आभा है, इसमें भूत प्रेत हैं, तुम लोग सावधान रहना। काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप के हमले नर्क के भूतों पर बेकार थे, क्योंकि वह सिर्फ आत्माएं थी। तभी एक नर्क का भूत फूल परी के चेहरे पर हमला करने के लिए आया। इस इंपॉर्टेंट पल में तलवार की एनर्जी की एक चमक नर्क प्रेत के नाखूनों की तरफ जा गिरी। उसकी उंगलियां और हथेली चकनाचूर हो गई। ये तलवार एनर्जी समर की थी और सभी ने देखा कि समर बाहर आ चुका था। समर को देखते ही फूल परी ने एक्साइटेड होकर कहा, समर, तुम नर्क से बच निकले। तभी समर ने फायर नदी का इस्तेमाल किया, काली धुंध को जलाकर नीला धुआं बना दिया। बिजली नर्क के भूतों के नेचुरल दुश्मन थी और 10 कौदों ने नर्क के भूतों को नीले धुएं में गुबार बनाकर उड़ा दिया। उसके बाद समर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हमें अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा दोस्तों, किसी भी पल और भी कुछ हो सकता है। समर अपने ग्रुप को एक घने जंगल में ले गया और वहां जाकर उसने काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, क्या रव्या और मिशा बाहर आ गए? इससे पहले कि काला पिल्ला उसकी बात का जवाब देता, आकाश बख्शी सांप ने समर से कहा, वे बहुत पहले ही नर्क की गहराइयों से बाहर आ गए थे। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और उसके बाद समर ने अपने ग्रुप को बाहर इंतजार करने के लिए कहकर खुद एक खंडर की तरफ चला गया। ये तलवार संत सेक्ट का महल हुआ करते थे। समर ने अपने अंकल जतेंद्र अंगद से मिलना था, जो पिछली बार यहाँ तलवार कला की प्रैक्टिस करने के लिए रुक गया था। उस महल में तलवार की एनर्जी हवा में तेज खंडरों की तरह लहरा रही थी। 1 घंटे चलने के बाद
समर को तलवार की एनर्जी का एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में एक हैंडसम अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। ये जतिंद्र ही था। वहीं जतिंद्र ने समर को देखकर मुस्कुराकर कहा, समर, तुम यहाँ कैसे आए? समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, जतिंदर अंकल, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं यहाँ पेरिसिंग फल खोज करने आया था। वैसे आप बताओ कि आपको तलवार संत की विरासत मिली या नहीं? तभी जतिंद्र अंकल ने तालाब से बाहर कदम रखा और कहा, हाँ, मुझे तलवार संत की विरासत मिल गई। मैं तलवार हेवन एम्परर किंगडम लेवल में पहुंच चुका हूँ। उसकी बात सुनकर समर खुशी से जूम उठा और बोला, बधाई हो जतिंद्र अंकल। जतिंद्र ने मुस्कुराकर समर को थैंक यू कहा। फिर उसे नर के खतरों के बारे में बताने लगा, क्योंकि समर ने अभी तक उनको नहीं बताया था कि वो पेरिसिंग फल ले आया है। जैसे ही उन्होंने समर को खतरों के बारे में बताना शुरू किया, समर ने आगे से मुस्कुराकर कहा, जतिंद्र अंकल, मैं तो फल ले आया हूँ। उसकी बात सुनकर जतिंद्र वास्तव में स्तब्ध था। समर ने जतिंद्र बजाज की आंखों में उलझन देखकर बताया कि उसने फल को कैसे प्राप्त किया। समर की कहानी सुनकर बजाज ने प्रशंसा व्यक्त की और वो हासिल कर चुका था जो वो खुद भी नहीं कर सकता था। इसके बाद जतिंद्र बजाज ने समर को अपनी तलवारबाजी आजमाने के लिए कहा। समर ने अपनी फायर एम्परर तलवार निकाल कर कहा, जतिंद्र अंकल, आप पहले हमला कर सकते हैं। जतिंद्र बजाज ने एक नीली तलवार निकाली जिस पर आत्मा घास की शिलालेख थी। उसने तलवार एनर्जी घास का एक टुकड़ा समर की तरफ फेंका, जिसने सैकड़ों टुकड़ों में बंटकर समर को घेर लिया। समर ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे कई किलोमीटर ऊंचा एक धधकता हाथी बन गया। तलवार की एनर्जी से भारी सारी घास चकनाचूर हो गई। इसके बाद जतिंद्र बजाज ने मुस्कुराकर उसके हमले का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगले ही पल टूटे ही तलवार घास एनर्जी फिर खिंच आ गई, लेकिन इस बार 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हो गई। समर उन्हें तोड़ नहीं पाया। उसने महसूस किया कि तलवार की एनर्जी की दुनिया में प्रवेश कर गया है। तभी जतिंद्र बजाज ने कहा, यह तलवार की तकनीक नहीं है, यह तलवार इंटेंट है। यह कहकर उसने समर को समझा कर कहा, यह घास तलवार इंटेंट है, हर चीज में मौजूद है। इसमें आत्मा होती है, यहाँ तक कि एक फूल भी तलवार इंटेंट बन सकता है, बड़े हमले कर सकता है। ऐसे करके उसने पूरी बात समझा दी। समर ने भी तलवार इंटेंट के बारे में जितेंद्र बजाज से मार्गदर्शन लिया और उसने बहुत जल्दी 50% इंटेंट सीख लिया। उसने अपनी फायर एम्परर तलवार लहराई। एक लाल ज्वाला उत्पन्न हुई और जिसमें तलवार इंटेंट की किरणें थी। तभी जतेंद्र बजाज ने कहा, समर, तुम्हारी प्रतिभा बड़ी पावरफुल है, तुमने कुछ ही समय में 50% सीख लिया। समर ने भी जतेंद्र बजाज का शुक्रिया अदा किया और शेडो ग्रुप टीम में शामिल होने के लिए बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही समर सलवार संत के महल से बाहर निकला, वैसे मिशा को सिद्धराज के साथ लड़ते देखा। सिद्धराज ने अमर सूत्र हासिल किया था, वह अवश्य रूप से पावरफुल हो गया था। समर ने देखा कि मिशा के चेहरे पर लाइफ पावर के भारी सेवन के कारण पीलापन था और वो खून उगल रही थी। तभी सिद्धराज ने चिल्लाकर कहा, मिशा, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं पहले ही अमर सूत्र के पहले लेवल पर पहुंच चुका हूं, तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। यह कहकर सिद्धराज ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और मिशा की बांह पर एक खूनी छेद कर दिया। समर वहां पहुंच गया और उसने घायल मिशा को देखा। उसका चेहरा बदल गया। तभी समर को देखकर सिद्धराज ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम बच कैसे निकले? वही मिशा के चेहरे के भाव भी बदल गए थे। वो सदमे और जटिल भावनाओं से समर को देख रही थी। लेकिन समर ने सिद्धराज को इग्नोर किया और मिशा को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी सिद्धराज ने समर को देखा कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। उसने कहा, मैंने अमर सूत्र के पहले चरण में महारत हासिल कर ली, इसलिए मैं आज तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। यह कहकर उसने अपनी तलवार समर की तरफ घुमा दी। उसकी तलवार से गोल्डन एनर्जी की चमक निकली, जिसमें अमर एनर्जी के संकेत समाहित थे। ये गोल्डन रोशनी समर के सामने प्रकट हो गई। समर ने भी उसके हमले को देखकर अपनी तलवार निकाली और उसने फायर पर्वत तकनीक से सिद्धराज के हमले का जवाब दिया। समर इस झटके से 2 कदम पीछे हट गया। समर ने मन ही मन में सोचा, यह अमर तलवार तकनीक वास्तव में कोई मजाक नहीं है। समर ने अपनी फायर तलवार को रख दिया और अपनी मॉर्टल बॉडी का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और स्ट्रेंगर हेल फिस्ट की पहली 4 फिस्टों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह सभी सिद्धराज की तलवार से आधे में फट गई। अब क्या करेगा समर? क्या अमर इस अमर सूत्र को भी भेद पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।